भारत का अनकहा इतिहास की अगली कड़ी में आज डॉक्टर भुवन लाल सरदार पटेल के बारे में बात करेंगे। डॉक्टर भुवन लाल सरदार पटेल के बारे में बहुत कुछ जानते हैं और उन्होंने बहुत किताबें भी लिखी हैं। मैं उनका इंट्रोडक्शन करने के लिए अभिषेक डालमिया जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो डॉक्टर भुवन लाल का इंट्रोडक्शन दे सबको, और उसके बाद डॉक्टर भुवन लाल से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना वक्तव्य सबके सामने रखें। इसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे और क्वेश्चन आंसर करने होने के बाद मैं अपना क्लोजिंग रिमार्क्स दूंगा। अभिषेक डालमिया जी। सबको बहुत बहुत नमस्कार और आज के इस कड़ी में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर भुवन लाल से मेरा परिचय करीब 25-30 साल पुराना है। उनके छोटे भाई और मैं पाठशाला साथ गए थे। डॉक्टर भुवन लाल जन्म से तो देशी हैं, लेकिन उनके ख्याल जो हैं वो वर्ल्ड सिटीजन के हैं। उन्होंने बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री बनाई हैं जिन्होंने बहुत अवार्ड भी जीतते हैं। पिक्चर और इवेंट्स भी बनाए हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और कॉलम भी लिखते हैं गार्डियन अखबार के लिए, और 2 पुस्तकें पब्लिश कर चुके हैं। उनका लेटेस्ट पैशन है भारत का इतिहास, और उस विषय में इन्होंने 2 पुस्तकें अभी जो लिखी हैं, एक सुभाष चंद्र बोस पे लिखी, द मैन इंडिया मिस्ड द मोस्ट, वो 2017 में पब्लिश हुई, और पिछले वर्ष 2020 में उन्होंने एक पुस्तक लिखी हरदयाल जी पर। पुस्तक का शीर्षक था हरदयाल जी द ग्रेट इंडियन जीनियस। ये दोनों पुस्तकें ऐसे महानुभावों के बारे में हैं जो कि गांधी जी के पहले के इतिहास के बारे में हैं। हम लोग को पाठशाला में मेनली गांधी जी के बारे में बताया जाता है कि गांधी जी का रोल क्या था हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में, मगर उसके पहले और जिन लोगों ने जो भूमिका निभाई उसके बारे में ज्यादा नहीं मालूम पड़ता है। ये 2 पुस्तकें और इनकी तीसरी पुस्तक सरदार पटेल जी पर जो आ रही है, ये तीनों पुस्तकें ऐसे पुरुषों पर हैं जो कि जिन्होंने बहुत ही अहम भूमिका निभाई भारत के फ्रीडम स्ट्रगल में। डॉक्टर लाल ने 3 दशक मीडिया और एंटरटेनमेंट सेक्टर में बिताए हैं। इनके ऑफिसेज इंडिया और यूएसए में हैं और ये देश विदेश दोनों में काम करते हैं। इनका संपर्क स्पिरिचुअल लीडर्स, नोबेल लॉरिएट्स, हॉलीवुड लेजेंड्स, पॉलिटिकल लीडर्स, पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स, इंडियन मूवी के जो बड़े स्टार्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज हैं, इन सब से इनका परिचय है। और इस वजह से इनको एक बहुत ही ब्रॉड बेस्ड विचार मिलते हैं अलग अलग तरह के लोगों से। इसी के साथ मैं इनवाइट करूंगा भुवन लाल जी को। डॉक्टर भुवन लाल, आप अपने विचार हमारे से शेयर करें। धन्यवाद। श्री डालमिया जी, श्री अभिषेक जी, आज और उपस्थित महानुभाव, मैं सबसे पहले डालमिया जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे आज यहां पर आमंत्रित किया एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बोलने के लिए जिसने अपनी जिंदगी का खून और पसीना इस भारत को बनाने में लगा दिया। वो व्यक्ति जो अपने जीवन की आखिरी कड़ी तक, आखिरी समय तक ये सोच रहा था कि भारत का भविष्य क्या होगा। ऐसे अनोखे व्यक्ति ने आज के भारत को बहुत साल पहले सोच लिया था, और जो कुछ हमारे पास आसपास जिस बारे में हम आज खुश हैं भारत के लिए, उसमें कहीं ना कहीं सरदार पटेल का योगदान है। यह कहानी बहुत लंबी है, मगर मैं समय के हिसाब से चलूंगा, और आज मुझे समय सिर्फ 30-40 मिनट का है। 14 अगस्त 1947 की शाम, नई दिल्ली।
बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था हमारे देश के लिए। उस दिन सवेरे से शाम तक दिल्ली की सफाई हो रही थी। ऐसी सफाई पहले कभी नहीं हुई थी। वो सफाई इसलिए हो रही थी कि दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य हुकूमत ब्रिटानिया, जिसकी जमीन के ऊपर ऐसी हुकूमत थी कि सूर्य का कभी उदय नहीं होता था, और सूर्य उस दिन हमेशा के लिए समाप्त हो रहा था भारत में, और एक नया देश जो सैकड़ों साल राम राज्य के जमाने से आ रहा था, वो आजाद होने वाला था। शाम को 11 बजे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बाहर, जो आज की तारीख में हमारा पार्लियामेंट है, 50,000 लोग खड़े थे। चारों तरफ लाउड स्पीकर लगे हुए थे। एक मेले जैसा माहौल था, और उस माहौल के बीच में सब लोग अपनी घड़ी की तरफ देख रहे थे, क्योंकि वो घड़ी आ गई थी जिसका उन्हें सैकड़ों साल से इंतजार था। वो घड़ी जिसके लिए उनके पुरखों ने जेलों में रातें काटी थी। वो घड़ी जिसके लिए हमारे देश के नौजवान शहीद हुए थे। वो घड़ी जो काला पानी की सजा काटने वालों ने रोज सोची थी कि एक दिन आएगी। सारी दुनिया में जो हिंदुस्तान के लोग रहते थे, भारतवासी, वो भी इसका इंतजार कर रहे थे कि एक दिन अंत होगा हुकूमत ब्रिटानिया का। उससे जाहिल, उससे ज्यादा हमारे देश के ऊपर कभी भी किसी ने आक्रमण नहीं किया था। इंसान की जिंदगी खत्म कर दी थी। अपने ही देश में हम एक बाहर की सरकार के गुलाम बन गए थे। रात के 12 बजे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर एक शंख की आवाज आई। शंख की आवाज आते ही वंदे मातरम गाया गया, और वंदे मातरम की पंक्तियां सुनते ही एक तालियों की गड़गड़ाहट हुई, और बाहर 50,000 आदमी और औरत और बच्चे जो सुन रहे थे कहानी जो अंदर हो रही है, उन्होंने भी उसमें शामिल होकर तालियां बजाई। जय हिंद के नारे लगे। अंदर उपस्थित लोगों में थे राजेंद्र प्रसाद, जो आगे चल के भारत के पहले राष्ट्रपति बने, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल। नेहरू जी ने एक बहुत ही शानदार अंग्रेजी में स्पीच दी, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, जो कि आज भी बहुत लोग मानते हैं कि वो एक 20वीं सदी की सबसे बेहतरीन स्पीच थी। अगले दिन जब सूरज उदय हुआ, दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, मद्रास, हर बड़े शहर के अंदर, भारत के हर गांव के अंदर, हर छोटे मोटे इलाके में एक तिरंगा लहरा रहा था। भारत आजाद हो गया था। हुकूमत ब्रिटानिया जा चुकी थी। हम गर्व से कह सकते थे हम भारत के रहने वाले हैं, जो एक आजाद देश है। उस दिन राजपथ पे, जो उस जमाने में किंग्सवे कहा जाता था, उसके आखिर में एक इंडिया गेट था। पहले विश्व युद्ध में मरे हुए हमारे सेनानी, 60,000 सेनानी मरे थे, उनके नाम से वो इंडिया गेट बनाया गया था। वहां पर भारत का झंडा लहराया गया, और जैसे ही वो झंडा लहराया, अगस्त का महीना था, मॉनसून का वक्त था, आसमान नीला था, और उसमें एकदम से एक इंद्रधनुष प्रकट हुआ।
14-15 तारीख की रात 12 बजे हमारे देश के एस्ट्रोलॉजर्स ने डिसाइड किया था सबसे अच्छा वक्त है आजादी के लिए, और उस इंद्रधनुष ने वो बात सबके सामने रख दी। वो दिन जिसने भी देखा और जहां पर भी देखा भारत में, उसने उसे अपने पूरे जीवन काल में याद रखा। उस किस्म की खुशी उनके जीवन में कभी आई ही नहीं थी। पहली बार हर आदमी जो भारत का रहने वाला था दूसरे भारतीय से मिल रहा था और कह रहा था हमारा देश आजाद हो गया है। हर दुकान में, हर मोहल्ले में, शहर की हर इमारत के ऊपर रोशनी, एक मेले जैसा माहौल, एक आप समझ लीजिए कि ऐसा वक्त कभी आया ही नहीं था किसी के जीवन में। कुछ लोगों के जीवन में इससे खराब वक्त भी नहीं आया था। शाम ढलते ढलते लॉर्ड माउंटबैटन जो हुकूमत ब्रिटानिया के नुमाइंदे थे भारत में, उन्होंने एक डिनर रखा। वो डिनर हुआ जो आजकल राष्ट्रपति भवन है उसमें, और वहां पर पहुंचे सरदार पटेल, और उनके पास एक खबर आई कि आप लोग तो अभी जश्न मना रहे हो भारत की आजादी का, मगर इस देश के अंदर एक मोहल्ला है, उसमें पानी के जो कनेक्शन है वो तोड़ दिए गए हैं और उसमें आग लगा दी गई है। ये हालात थे। सरदार पटेल होम मिनिस्टर थे, गृह मंत्री थे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी थे, उप प्रधानमंत्री भी थे। यह काम उनका था कि हर भारतवासी की जीवन और जान की रक्षा हो। 2 दिन गुजर गए भारत की आजादी के। भारत के कई शहर, कई कस्बे, कई गांव में आग लगी हुई थी। हुकूमत ब्रिटानिया जा तो रहा था और चला भी गया था, मगर जाने से पहले उसने अपना बदला ले लिया था, और यह खून का बदला था। उसने भारत को तोड़ दिया था, भाई को भाई से दुश्मन बना दिया था, सैकड़ों वर्षों की लड़ाइयां खड़ी कर दी थी। गांवों में लोग एक दूसरे को मार रहे थे, शहरों में लोग एक दूसरे को मार रहे थे, और 18 अगस्त आते आते तो ये हालात हो गए कि सरदार पटेल के घर के बाहर नई दिल्ली के बीचों बीच लोग मर रहे थे। कत्लेआम हो रहा था। 24 घंटे के कर्फ्यू लगाए गए दिल्ली में, 48 घंटे के कर्फ्यू लगाए गए दिल्ली में, 72 घंटे के कर्फ्यू लगाए गए दिल्ली में। शूट एट साइट ऑर्डर दे दिया आर्मी को, मगर कत्लेआम नहीं रुका। उस माहौल में, उस मुश्किल हालात में, जब पूरा दिल्ली जल रहा था, घर से बाहर निकलना मुश्किल था, सरदार पटेल ने अपने कंधों पे इस मुसीबत को लिया और कहा कि मैं गृह मंत्री हूं, मुझे बचानी है हर आदमी की जान। मेरे होते होते कोई ऐसा भारतीय ना है हो जिसकी जान चली जाए। मगर सरदार पटेल ने तो कभी गवर्नमेंट चलाई नहीं थी, उनको सरकार से कुछ मालूम ही नहीं था कैसे चलती है। 1 साल पहले तो इंटरिम गवर्नमेंट में आई थी। अपने जीवन के जो महत्वपूर्ण साल थे उन्होंने अंग्रेजों की जेलों में निकाले थे। उनको अनशन करना आता था, उनको भीड़ इकट्ठा करके उन्हें बताना, ये सब आता था। भाषण देने में माहिर थे। मगर ये जो राइट्स होते हैं ये कैसे रोके जाते हैं, ये तो नहीं आता था उनको, और ये बड़ा मुश्किल काम था।
411 आईसीएस ऑफिसर थे भारत के अंदर, जिन्होंने अंग्रेजों के साथ भारत को संभाला था। उस वक्त सरदार पटेल ने उन आईसीएस ऑफिसर्स को बुलाया और बोला, मुझे आपकी जरूरत है, जो करना है करो, मगर इंसान नहीं मरना चाहिए, कोई भारतीय की जान नहीं जानी चाहिए, और आपको जो मेरे से जरूरत है ले लो, मगर अमन और शांति बनाओ पूरे हिंदुस्तान में। आसान काम नहीं था। जो पहला आईसीएस ऑफिसर गया इंडियन टाउन हॉल के अंदर, दिल्ली के टाउन हॉल के अंदर, मैं सिर्फ आपको दिल्ली का जिक्र दे रहा हूं क्योंकि दिल्ली बहुत बड़ा शहर था, 5 लाख आबादी थी यहां की। अंदर घुसने में उसने देखा कि मेरे चारों तरफ लोग खड़े हुए, कम से कम टाउन हॉल के अंदर ही 25,000 आदमी खड़े हुए थे जो बेघर थे। उसमें रिक्शा वाले भी थे, उसमें दुकानदार भी थे, उसमें कॉलेज के प्रोफेसर भी थे, उसमें डॉक्टर और डेंटिस्ट भी थे, सब बेघर हो गए थे। बहुत सारे रेफ्यूजी बाहर से आ गए थे, खाने को नहीं मिला था उन्हें। उनकी शक्लों पे 3, 4, 5, 6 दिन की भूख थी। कुछ लोगों ने तो मौतें भी सही थी अपने जीवन में, अपने भाई बहनों की। बड़ा मुश्किल वक्त था, मगर सरदार पटेल का ऑर्डर था कि यह करना है और यह होगा। धीरे 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 दिल्ली के हालात बेहतर हुए, बड़ी मुश्किल से मगर हुए। तो सरदार पटेल ने ट्रेनें चलानी शुरू करी दिल्ली लाहौर के बीच में, और लोगों को वहां से यहां और यहां से वहां बुलाना शुरू किया, मगर राइट्स चलते रहे। 30 सितंबर को सरदार पटेल अमृतसर गए। बुरा हाल था अमृतसर का। पुलिस तक राइट्स नहीं रोक पा रही थी, आर्मी तो जा चुकी थी, कुछ नहीं हो पा रहा था। एक गाड़ी के इंजन के ऊपर खड़े हुए सरदार पटेल, अपनी ही गाड़ी के, और वहां खड़े होकर उन्होंने बोला, यह देश भारत है और हर भारत की जीवन का हमें बचाना है, और मैं आप लोगों से विनती करता हूं कि यह आप रोक दो, और मार काट नहीं चाहिए, हम आजाद हो चुके हैं। वो बोलते रहे, लोग उनकी बातें सुनते रहे, मगर सरदार पटेल थे, क्योंकि उनकी शक्ल पे कोई शिकन नहीं आई। उनको आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, लोहा पुरुष, क्योंकि कितनी भी बड़ी मुसीबत हो सरदार पटेल उसको झेलना जानते थे, और उन्होंने झेला। वो एक इकलौती स्पीच है, एक इकलौता भाषण है जो उन्होंने गाड़ी के इंजन पर दिया, जिसके बारे में भारत में बताया नहीं जाता, मगर उसने पूरा राइट सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया। यहां पर ही नहीं, सरहद के उस पार भी रोक लिया और लाखों जीवन बचा लिए। एक भाषण ने, सरदार पटेल का भाषण था। आज अगर दुनिया में लोग धरती के ऊपर चल रहे हैं, कई लाखों लोग उस भाषण की वजह से, वो जीवन बचाए उन्होंने, लोगों को समझा के, और लोगों ने उनकी आवाज को, उनकी बात सुन के इज्जत दी। मगर यह सबसे बड़ा समस्या नहीं थी, सबसे बड़ी समस्या नहीं थी सरकार के सामने। इससे भी बड़ी बड़ी समस्याएं थी। अंग्रेजों ने बड़ी चालें चली थी।
चर्चिल एक ऐसा इंसान जो भारत को अपने अधीन रखना चाहता था, मगर जब उसको पता चला कि भारत आजाद हो जाएगा तो उसने बड़ी गहरी चालें चली भारत के खिलाफ। वो भारत के लोगों को अपने से कम समझता था। उसने कहा कि हम चले तो जाएंगे भारत से, मगर हम भारत को बिल्कुल बेकार लोगों के हाथों में छोड़ के जाएंगे। मेन ऑफ स्ट्रॉ, उसको मालूम नहीं था वो किसके हाथों में छोड़ के जा रहा है, उससे कहीं काबिल इंसानों के हाथों में छोड़ के जा रहा है। दशहरे की रात थी श्रीनगर के अंदर। महाराजा का महल सजा हुआ था, हर कमरे में रोशनी लगी हुई थी। श्रीनगर शहर में दशहरा मनाया जा रहा था, कश्मीर की वादी में दशहरा मन रहा था। तभी अचानक बिजली चली गई, अंधेरा छा गया। पता चला कि सरहद के उस पार से कुछ कबायली आ गए और वो लूट मार कर रहे हैं। असली बात यह नहीं थी कि वो कबायली हैं, और असली बात यह नहीं थी कि वो सिर्फ आए हैं। ये मोहम्मद अली जिन्ना की फौज थी, और वो फौज इसलिए नहीं आई थी कि उसे सिर्फ लूटमार करनी थी, वो तो एक्चुअली उनसे गलती हो गई। वो फौज इसलिए आई थी कि वो कश्मीर पे कब्जा करना चाहती थी और श्रीनगर में पाकिस्तान का झंडा लहराना चाहती थी। उस फौज ने किसी को नहीं छोड़ा। उसने कश्मीर की वादी में जितने लोग रहते थे उनको बहुत तकलीफें पहुंचाई, मारते काटते लूटते वो श्रीनगर की तरफ बढ़ रहे थे। यह खबर दिल्ली पहुंची। दिल्ली से लोग भेजे गए देखने को। तो सरदार पटेल ने अपने नजदीकी अफसर वीपी मेनन को भेजा। वीपी मेनन एक अनोखा इंसान था। 4-5 साल की उम्र में घर से भाग गया था। कई साल तक ट्रेन के अंदर कोयला भरता रहा। करते 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 किसी तरीके से दिल्ली पहुंचा। यह केरला का निवासी था और अपने आप ही टाइपिंग सीखी, और टाइपिंग सीखते सिखाते किसी तरीके से सरकार के अंदर उसने टाइपिस्ट की नौकरी ली, जो कि सबसे नीचे की नौकरी थी। मगर उसका दिमाग भगवान की देन था। धीरे 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 वीपी मेनन को प्रमोशन मिलते गए और वो जाके वाइस रॉय की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एडवाइजर बन गया। और माउंट बैटन जो आखिरी वाइस रॉय थे हुकूमत ब्रिटानिया के, उनके इनर सर्किल में इकलौता हिंदुस्तानी था। उसकी बात वो सुनते थे। आजादी से पहले उन्होंने वीपी मेनन से कहा था कि मैं तुम्हें जाने से पहले सर का खिताब देना चाहता हूं। सर का खिताब बहुत कम लोगों को मिलता था, और एक अनपढ़ इंसान को भारत के तो शायद ही कभी मिला हो। पर वीपी मेनन पूर्ण तरीके से भारतीय थे। उन्होंने कहा आप तो चले जाओगे और ये सर का खिताब मेरे गले में लटका जाओगे। एक आजाद देश में सर का खिताब लेके मैं क्या करूंगा? मुझे नहीं चाहिए आपका खिताब। उसको मालूम था हिंदुस्तान को आजादी तो मिल रही है, मैं खिताब का क्या करूंगा जो अंग्रेजों की देन है। वो श्रीनगर में गए, उन्होंने देखा और अपने साथ एक आर्मी ऑफिसर को लेकर गए। उन दोनों ने वापस आके दिल्ली में
सीधे एयरपोर्ट से कैबिनेट मीटिंग में रिपोर्ट दी कि हालात बहुत खराब है, अगर भारत की फौज इस वक्त नहीं पहुंची तो शायद श्रीनगर हम बचा ना पाए। जो मिलिट्री अफसर था वो फौज का एक कर्नल था, वो बाद में जाके भारत का एक फील्ड मार्शल बना, उसका नाम था सैम मानेकशॉ। उसने कहा एयरपोर्ट तो बचाना ही पड़ेगा, क्योंकि एयरपोर्ट ही एक रास्ता है जिसकी वजह से हम अंदर जा सकते हैं शहर के अंदर, श्रीनगर को बचाने के लिए। मगर वीपी मेनन के हाथ में एक कागज था, जिस कागज के एवज पे भारत की सरकार ने उस दिन एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया। क्योंकि कश्मीर एक आजाद प्रदेश था, उसका एक राजा था, राजा भारत के साथ उस वक्त शामिल नहीं हुआ था। यह बात बहुत जरूरी थी कि वो राजा इस बात को माने कि वो भारत के साथ शामिल है, तभी भारत अपनी फौज भेज सकता था। इसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहते हैं, और उस पर हस्ताक्षर थे कश्मीर के महाराज के। और वो कागज जब कैबिनेट में प्रेजेंट किया गया, कैबिनेट ने डिसीजन लिया और भारत की फौज रातों रात रवाना कर दी गई। एक के बाद एक जहाज सफदरजंग हवाई अड्डे से उड़े और कश्मीर वैली में उतरे, और धीरे 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 कबालियों को खदेड़ा गया। बल्कि जब जहाज उतरे हैं तब कबाली एयरपोर्ट, जो हवाई अड्डा था श्रीनगर का, वहां तक पहुंच ही गए थे, तो वहां से खदेड़ना शुरू किया पीछे, और श्रीनगर बचा लिया गया। चर्चिल ने लंदन में एक प्लान बना रखा था, भारत को आजाद करेंगे और भारत के 2 नहीं 3 हिस्से करेंगे। एक हिस्सा होगा पाकिस्तान, एक होगा हिंदुस्तान, और एक तीसरा हिस्सा होगा प्रिंसिस्तान। ये प्रिंसिस्तान क्या है? 560 छोटे मोटे बड़े राजा जो पूरे भारत के नक्शे में है, अपने छोटे छोटे साम्राज्य लेके, इनको हुकूमत ब्रितानिया रिकॉग्नाइज करेगी, इनको अलग से दर्जा मिलेगा रहने का, और इनकी अलग सरकार होगी। तो भारत को बिल्कुल खत्म कर देंगे। भारत के भीतर 500 देश बन जाएंगे, एक देश नहीं 500 देश बन जाएंगे। मगर सरदार पटेल के होते हुए ऐसा नहीं होने वाला था। सरदार पटेल ने हुकूमत ब्रितानिया को बता दिया, आप ये नहीं कर पाओगे, ये काम तो मैं देखूंगा, ये किसके साथ जाते हैं, किस देश के साथ जाते हैं या नहीं जाते, मैं बात करूंगा हर राजा से। आज हम भारत में रहते हैं, भारत का नक्शा बनाते हैं, हम ये अंदाज नहीं लगा सकते कि ऐसा वक्त भी था कि यहां पे 500 देश बन सकते थे। मगर एक आदमी था जिसने ऐसा होने नहीं दिया। जूनागढ़, भोपाल, हैदराबाद, सरदार पटेल की बात नहीं माने। तो सरदार पटेल ने भी उनकी बात नहीं मानी, जो जरूरत थी वो किया, और धीरे धीरे हर एक राज्य और उसका महाराज भारत में शामिल हो गया। इस इकलौते काम के लिए उनको भारत रत्न मिलना चाहिए था। प्रधानमंत्री नेहरू ने कहा कि इन्होंने देश का नक्शा बनाया है, इस देश की स्वतंत्र आंदोलन में शामिल हुए और इस देश के सरहद को बचाया है। 30 जनवरी 1948 शाम के 4:30 बजे एल्बर्कर्क मार्ग, नई दिल्ली में बिरला हाउस में सरदार पटेल गांधी जी के साथ कोई बात कर रहे थे।
दोनों के बीच में जब भी बात होती थी दरवाजे बंद कर दिए जाते थे। गांधी जी सरदार पटेल से ज्यादा किसको पसंद नहीं करते थे। उनके लिए सबसे चहीता कांग्रेस के अंदर कोई था तो वो सरदार पटेल थे, और शुरू से दोनों ने कंधे से कंधा मिला के काम किया था। सरदार पटेल वो आदमी था जो एक किसान का बेटा था, अपनी कड़ी मेहनत से, परिश्रम से एक वकील बना, लंदन से जाके बैरिस्ट्री करी, और गांधी जी के साथ आने से पहले अहमदाबाद के सबसे बड़े वकील थे, मगर सारी वकालत छोड़ दी और कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। और कांग्रेस पार्टी को जो बनाया उन्होंने, वो किसी ने उतनी मेहनत नहीं करी। जो कांग्रेस पार्टी का संगठन था उसको चलाने वाला एक ही इंसान था, वो था सरदार पटेल। मगर आजादी के बाद ये सुनने में आ रहा था कि सरदार पटेल गांधी जी के साथ बात नहीं कर पा रहे, गांधी जी सरदार पटेल से बात नहीं कर पा रहे, और दोनों नेहरू जी से बात नहीं कर पा रहे। तीनों आदमियों में कुछ अनबन आ गई है। हाँ, उनमें बातचीत कम हो गई थी, और दिल्ली के माहौल के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे थे जो इस बात का फायदा उठा रहे थे। तो गांधी जी ने बोला ऐसा करते हैं कि हम लोग मिल लेते हैं। तो सरदार पटेल उनसे मिले और उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। उन्होंने बोला मैंने बहुत कोशिश करी जवाहरलाल नेहरू के साथ काम करने की, मगर अब मैं आगे नहीं करना चाहता, आप मेरा इस्तीफा मंजूर कर लीजिए, मैं इस्तीफा देना चाहता हूं। महात्मा गांधी समझते थे जवाहरलाल को भी और सरदार पटेल को भी। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू से पहले बात भी करी थी। 30 जनवरी 1948 में उस दिन, उस शाम को महात्मा गांधी ने कहा, हम लोगों ने तो संग्राम में साथ ही काम किया है, साथ ही जेल गए, तो अब देश को बचाने के और अब बढ़ाने के लिए हम साथ ही काम करेंगे। यह इस्तीफा मुझे मंजूर नहीं है। मैं जवाहरलाल से बात करूंगा, तुम्हारे साथ बात करूंगा, और कल बात करूंगा। कल शाम को हम फिर मिलते हैं, हम तीनों आदमी मिलते हैं और साथ मिलके बात करेंगे। मीटिंग चलती रही। महात्मा गांधी घड़ी से बड़े पाबंद आदमी थे। उनकी 5 बजे एक और मीटिंग थी जिसमें वो एक पब्लिक एड्रेस करने वाले थे बिरला हाउस में। उसके लिए वो लेट हो गए, तो इमीडिएटली मीटिंग बंद करनी पड़ी। वो अपनी मीटिंग में चले गए। सरदार पटेल अपनी गाड़ी में बैठ के अपने घर आ गए। 500 कदम पे उनका घर था, वो अपने घर आ गए। घर पे तो आ गए, घर में जैसे ही वो घुसे, पीछे से एक गाड़ी आई। उस गाड़ी में एक आदमी था, चांदी वाला, जो गांधी जी का खास आदमी था। वो गाड़ी की पहली सीट पे बैठा था। उसने खिड़की खोली और चिल्लाना शुरू कर दिया, सरदार कहां है? बापू को किसी ने गोली मार दी है, बापू मर गए हैं। सरदार उसी गाड़ी में बैठ के वापस बिरला हाउस गए। बिरला हाउस में एक कमरे में बापू एक मर्द अवस्था में जमीन पे लेटे हुए। सरदार पटेल, जिन्होंने पूरा जीवन महात्मा गांधी के चरणों में गुजारा था, बिल्कुल फ्रीज हो गए, एक स्टैचू की तरह। इससे बड़ा शौक उनके जीवन में कभी नहीं लगा था। चुपचाप किनारे में बैठ गए। उसी वक्त जवाहरलाल नेहरू कमरे में आए। महात्मा गांधी के हालात देख के बच्चों की तरह रोने लगे, छोटे बच्चे की तरह रोने लगे। महात्मा गांधी नहीं रहे। 5 मिनट बाद सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू दोनों गले मिले। और सरदार पटेल ने उस दिन जो कसम खाई थी गांधी जी के सामने कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, वो कसम उन्होंने तोड़ी नहीं। वो वादा
कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं सरकार में शामिल रहूंगा। उन्होंने आखिरी दिन तक किया। रोज लोधी गार्डन में सवेरे 4 बजे वो अपना देश शुरू करते थे और रात को देर रात तक काम करते थे। भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की सुरक्षा, भारत की आने वाली जनरेशन के लिए क्या सोचना है, हर चीज पे सरदार पटेल ने डिसीजन लेने शुरू किए। एक स्वतंत्र देश के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, उस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होना चाहिए, इस पे भी उन्होंने डिसीजन लिए। एक आईएएस, आईपीएस, आईएफएस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो पूरे देश को संभाले। ये सरदार पटेल की देन है। 15 दिसंबर 1950 सवेरे 9 बजे के करीब सरदार पटेल के प्राइवेट सेक्रेटरी विद्याशंकर ने फोन किया प्रधानमंत्री नेहरू के घर में। नेहरू जी फोन पर आए। विद्याशंकर ने उनको बताया सरदार पटेल नहीं रहे। उस दिन भारत ने वो व्यक्ति खो दिया जिसने इस देश को बनाया, जिसने अपने जीवन का हर क्षण इस देश के बारे में सोचा। जे.आर.डी. टाटा, जो भारत के सबसे बड़े और नामी इंटरनेशनल बिजनेसमैन थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उद्योगपति थे, उन्होंने कहा कि मैं गांधी जी को भी जानता था, नेहरू जी को भी जानता था और इन सरदार पटेल को भी जानता था और सबसे मिलता था। गांधी जी से मिलके मैं खुश तो होता था मगर मैं समझ नहीं पाता था मैं कहां पे हूं। नेहरू जी से मिलके मुझे अच्छा लगता था मगर मैं कंफ्यूज हो जाता था। सरदार पटेल से मिलके मैं कॉन्फिडेंट हो जाता था, मुझे विश्वास आ जाता था कि भारत सही रास्ते पर जा रहा है। वो एक ऐसा इंसान था, अगर वो प्रधानमंत्री बन गया होता, भारत का पहला प्रधानमंत्री, तो शायद भारत बेहतर कंडीशन में होता। ये मेरे वाक्य नहीं है, ये जे.आर.डी. टाटा के वाक्य, और वो इन सबको जानते थे। सरदार पटेल लोहा पुरुष हजारों साल तक याद किए जाएंगे, क्योंकि जैसे ही भारत विश्व गुरु की तरफ बढ़ते जा रहा है, हर रोज आज भी ये सरदार पटेल की मेहनत का नतीजा है, उनके आदर्शों को पालने का नतीजा है। और एक बहुत ही माने हुए इतिहासकार हुए, अमेरिका में 2 साल पहले उनका निधन हो गया, वो मेरे करीबी थे। उनका नाम है स्टैनली वुलपर्ट। यूसीएलए में प्रोफेसर थे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे। उन्होंने सबसे ज्यादा पुस्तकें लिखी हैं भारत के इतिहास के ऊपर। उनसे पूछा गया सरदार पटेल के बारे में आप क्या कहना चाहोगे, तो उन्होंने सरदार पटेल के जीवन को सिर्फ 2 शब्दों में बताया, और वो 2 शब्द उनके हिसाब से सरदार पटेल का जीवन सिर्फ 2 शब्द था, कड़ा परिश्रम, कड़ी मेहनत। तो हम लोगों को भी भारत में रहते हुए उस बात में, उस मार्ग में जाना चाहिए। जो भी काम करे कड़ी मेहनत के साथ करे, क्योंकि देश तो मेहनती लोग बनाते हैं, और जो भी हम काम करते हैं उससे देश आगे बढ़ता है। तो जहां पर भी हम हैं, जो कोई काम कर रहे हैं, जिस भी व्यवस्था में हम हैं, हम कड़ी मेहनत करें, और हमारी मेहनत भारत को उस रास्ते पे और आगे ले जाएगी जिस रास्ते को सरदार पटेल ने हमें राह दिखाई थी। मैं डालमिया जी का शुक्र अदा करना चाहता हूं फिर से, उन्होंने मुझे
ये मौका दिया। आप लोगों को कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछिए। मैं अपना वाक्य यहाँ पे खत्म करना चाहूंगा। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर भुवनलाल। मैं आपका वक्तव्य सुन के एक कमेंट जरूर करना चाहूंगा कि सच में हमारे राष्ट्रपिता अगर कोई थे तो शायद सरदार पटेल ही थे, जिन्होंने पूरे भारत को जोड़ के एक किया। नहीं तो शायद हमारा सारा भारत 560 प्रिंसेस स्टेट्स, जो आपने बताया नाम दिया प्रिंसेस स्टेट्स, उसमें डिवाइड हो जाता तो हम 560 राज्य या 560 इंडिपेंडेंट कंट्रीज हो जाते। तो राष्ट्रपिता का जो नाम है वो शायद मेरे हिसाब से सरदार पटेल को ही मिलना चाहिए था। शायद, कोई बात नहीं है। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने इतने सुंदर तरीके से एक कहानी के रूप में बच्चों को सरदार पटेल के बारे में बताया। लोग सोचते होंगे कि ये अनकहा इतिहास कैसे है, ये तो बहुतों को मालूम है, बट मैं इसको अनकहा इतिहास इसलिए बोलता हूं कि हमारे स्कूल की, कॉलेजेस की पुस्तकों में सरदार पटेल के बारे में कहीं भी कोई भी जिक्र नहीं है। केवल नेहरू गांधी को लेके जो उनकी कहीं पे कोई भूमिका आती है तो केवल उसका जिक्र है। अब मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर डॉक्टर भुवन लाल से अगर कोई प्रश्न पूछना चाहते हो तो प्लीज आप अपने क्वेश्चंस रखिए और डॉक्टर भुवन लाल उनको आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। थैंक यू सर। अभिनव चतुर्वेदी अपना कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। जी डॉक्टर भुवन लाल, आपका अनेक आभार। सबसे पहले तो आपने एक नेताजी सुभाष चंद्र पे किताब लिखी, उसकी बधाई। डॉक्टर हरदयाल, आज जो आपने वक्तव्य दिया, इतने सुंदर सुंदर बातें आपने कही और बहुत ही एक कथानक के रूप में, जैसे रघु जी ने कहा। मेरा प्रश्न ये है कि आपसे कि हम लोग जो हिस्ट्री पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ते हैं, जो पढ़ने नहीं है, आप कितनी रिसर्च करते हैं उसके पीछे जाने के लिए, कार्य करने के लिए कितना पढ़ना पड़ता है? मैं इतिहासकार तो नहीं हूं, मैं सिर्फ एक हिस्ट्री का स्टूडेंट हूं। क्योंकि भारत का इतिहास इतना और इतना विशाल है कि एक जीवन क्या 10 एक जीवन लग जाएंगे, आप कुछ नहीं पता कर पाएंगे। ये तो एक जीवन काल में कभी खत्म ही नहीं हो पाएगी कहानी। एक जीवन काल में एक जीवन की ही आप पूरी पुस्तक नहीं पढ़ पाएंगे। तो मैंने तो कुछ एक ऐसी बातें देखी जो मैंने पढ़ी नहीं थी, तो उनको नोट किया। तो मैंने बोला इसमें तो बहुत ज्यादा बातें ऐसी हैं जो छुपाई गई हैं हमसे, हमको बताई नहीं गई, और उसमें जो व्यक्ति हैं वो गुमनाम रह गए, अनसंग रह गए। तो उन लोगों के बारे में मैंने लिखना शुरू किया। तो नेताजी के बारे में मेरी पहली किताब थी, मेरी दूसरी किताब लाला हरदयाल पर है, और तीसरी किताब मैं सरदार पटेल पर लिख रहा हूं। और इन सब में जो भी बातें मैं लिख रहा हूं, ये बातें सच है, इनके पीछे पूरी रिसर्च है, और ऐसा हुआ था। मगर हमारे जो हिस्टोरियंस हैं वो ब्रिटिश हिस्टोरियंस से प्रभावित होकर और मार्क्सवादी थिंकिंग वाले हिस्टोरियन से प्रभावित, इसलिए हम अपनी जब किताबें खोलते हैं एनसीईआरटी की, कॉलेजों की, यूनिवर्सिटीज की, तो ये जो खास और बहुत ही खास लोग थे, इनके बारे में हमें कुछ नहीं पता चलता। हमें वो बातें पता चलती हैं जो कि एक पार्टी को इलेक्शन जिता सकती है। देश में क्या हुआ था, देश की आजादी के लिए कौन लड़ा था, ये बहुत लंबी और बहुत ही अच्छी कहानी है, और मैं और भी किताबें लिखूंगा इसके बारे में। थैंक यू अभिनव, आई रियली अप्रिशिएट यू अटेंडेड दिस। गुड इवनिंग सर, माय नेम इज नव्या फ्रॉम क्लास 6B। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि गांधी जी को गोली क्यों मारी गई? मैं डालमिया जी से कहूंगा कि एक और
हमें करना पड़ेगा जूम मीटिंग इस बात को डिस्कस करने के लिए कि महात्मा गांधी को गोली क्यों मारी गई, क्योंकि इस छोटे से सवाल में एक बहुत बड़ी कहानी है, और वो कहानी 5 मिनट में नहीं बताई जा सकती, 15 मिनट में नहीं बताई जा सकती। उसको सुनने के लिए आपको 1 घंटा निकालना पड़ेगा, और मैं ये डिटेल में आपको बता पाऊंगा कि इसके पीछे क्या हालात थे, क्यों हुआ ऐसा, और उसका क्या नतीजा हुआ। थैंक यू सर। नवीन, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा तुमने, और डॉक्टर भुवन लाल ने खुद ने ऑफर किया है कि एक सेशन और करेंगे इस सब्जेक्ट के ऊपर। मैं इसका समय निकाल के इस सब्जेक्ट के ऊपर भी एक सेशन जरूर करूंगा, और कोशिश करूंगा जल्दी ही करूं। बहुत बहुत धन्यवाद नव्या तुमको। थैंक यू। थैंक यू नव्या। पटेल साहब शायद पूछना चाहते हैं कोई सवाल। Thank you very much. Yes, sir. My name is Pravin Patel, and I'm former chairman of Sardar Patel Memorial Society in the UK. And I'm also joined by another former chairman of Sardar Patel, Mr. Praveen Amin. We both share the same first name. Certainly, Dr. Bhuvanlal has very well expressed the real historical facts that have been put forward today. Our history books do lack this particular factual historical information. And in fact, we in the UK are also very concerned, if I may slightly digress on this, that in the British schools, the kind of information that is being expressed or taught is very shocking. And as I said, I will slightly digress from here, where we Hindus are shown as jihadists. This is the kind of teaching that is going on in religious teaching classes in some of the British schools. So Dr. Bhuvanlal, my question to you is this, that how can we actually correct the situation and send across the right message as to who we are and what a peace-loving Sanatan Dharma that we have been following for thousands of years. Thank you. भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा आज से नहीं हो रहा, बहुत सालों से हो रहा है, और हर विदेशी आक्रमण जो भारत पे जिसने किया उसने हमारे खिलाफ भी प्रोपेगेंडा किया। चर्चिल ने बहुत बुराई करी भारत की, और एक वक्त तो इतनी बुराई करी कि सरदार पटेल ने ओपनली एक स्टेटमेंट दिया कि मिस्टर चर्चिल यू आर ए हिंदूफोबिया, और वो जो उस वक्त उन्होंने कहा था वो आज भी वैलिड है बहुत लोगों के लिए। भारत वो देश है जिसने वासुदेव कुटुंबकम की कल्पना करी। भारत वो देश है जो अतिथि देवो भव्य के बारे में बात करता है। यहां पे जिहादी कहां से आ सकते हैं? हमने तो संपूर्ण दुनिया को, संपूर्ण विश्व को, संपूर्ण ब्रह्मांड को अपना माना। भारत तो वो देश है जिसने पेड़ों को, पत्थरों की पूजा की। हमने कोई धर्म के लिए आक्रमण नहीं किया किसी देश के ऊपर। हमने जाके किसी का धर्म बदलने की कोशिश नहीं करी। तो आप लंदन में रहते हैं, आप इस बात का आगे बढ़ के लोगों के सामने ये भारत का ये वाला जो हिस्सा है इसके बारे में बात करिए। आपको हम लोगों से, डालमिया साहब से कोई जरूरत हो, कोई मदद चाहिए हो तो हम लोग अवेलेबल हैं भारत की तरफ से। सर, मृदुहरि डालमिया जी भी एक सवाल पूछना चाहते। हाँ जी सर। डॉक्टर भुवनलाल जी सर। क्योंकि सरदार पटेल आजादी के बाद बहुत कम समय रहे, एक जो ये चर्चा है कि यदि वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री होते तो भारत की स्थिति कुछ और होती।
परंतु भगवान को तो ये मंजूर नहीं था। उनको जिस काम के लिए भगवान ने भेजा था उतना काम करा के उन्होंने उनको उठा लिया। क्या आपकी मति है इसके, आपका क्या इसमें व्यू है? देखिए, भगवान की मर्जी नहीं थी ये बात तो शायद मैं नहीं बता सकता, मगर हाँ, महात्मा गांधी की मर्जी नहीं थी। नहीं, महात्मा गांधी ने तो उनको परसुएड करके जवाहरलाल जी को बनाया ही। उनको परसुएड नहीं किया, कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ एक ही आदमी चुना प्रधानमंत्री के, वो सरदार पटेल थे। हाँ, और गांधी जी ने उसको बेकार कर दिया, उसको रिवर्स कर दिया। तो वो बैकडोर एंट्री दी, आज भी वो ठीक है, परंतु यदि वो न भी करते तो इतने कम समय रहते, उसके बाद मैं अपना जो मेरा जो इसका विश्लेषण है वो बड़ा सरल है। हम इस बात में जाके बदल नहीं सकते, हम पीछे जाके कुछ नहीं बदल सकते, मगर हमें इस बात का गर्व होना चाहिए, एक्चुअली है सरदार पटेल के ऊपर में होना चाहिए कि सरदार पटेल जितने दिन भी उप प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने जो किया वो कोई और नहीं कर सकता था। वो इसमें क्या संदेह? उन्होंने जिस चीज, जो कागज उनके सामने आया, आप श्री विद्याशंकर की किताब पढ़िए। विद्याशंकर सितंबर 1946 से लेके 1950 आखिरी वक्त तक उनके साथ थे। क्या क्या मुसीबतें आई उनके सामने, मैं अपनी किताब में कुछ और बातें भी लिखी हैं। कैसे उनको पर्सनली अटैक किया गया। महात्मा गांधी के मरने के बाद सरदार पटेल के ऊपर खिलाफ दिल्ली में नारेबाजी हुई, स्लोगन निकले, लोगों ने अनशन किए कि सरदार पटेल की वजह से महात्मा गांधी मरे हैं। अरे वाह, बहुत तकलीफ से गुजरे वो, मगर उन्होंने कभी भी अपने सामने जो एक लक्ष्य बनाया था उससे नहीं हटे। उन्होंने सोच लिया था मुझे ये करना है भारत के लिए और मैं ये करके जाऊंगा। उनके जीवन में हार्ट अटैक हुआ उन्हें 4 मार्च 1948 को। उनकी हेल्थ फेल कर रही थी, वो कान से सुन नहीं पा रहे थे, उनको कैंसर काट रहा था, उनके दिल का दौरा पड़ गया था, उम्र उनके साथ नहीं थी। उस वक्त में भी वो भारत के बारे में सोच रहे थे, हर रोज हर वक्त। ऐसे तो इंसान नहीं होते। अब वो प्रधानमंत्री थे नहीं थे वो तो चलिए बात की बात हो गई, मगर उन्होंने जो भी हिंदुस्तान की ज्योग्राफी, हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स, हिंदुस्तान की हिस्ट्री और हिंदुस्तान की इकोनॉमी हमेशा के लिए बदल दी। इसीलिए तो उनको लोहा पुरुष माना जाता है, इसीलिए तो हम उनकी इज्जत करते हैं। नरेंद्र मोदी ने एक बहुत बड़ी बात करी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी लगाया, और आज मैंने अखबारों में पढ़ा दिल्ली से डायरेक्ट ट्रेन जा रही है गुजरात। मगर उसका यह मतलब हो गया कि शायद वो गुजराती थे इसलिए उनका स्टैच्यू गुजरात में लगाना पड़ा। सरदार पटेल तो भारत के सबसे बड़े निर्माता थे। दिल्ली में लगना चाहिए था स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, दिल्ली में लगना चाहिए था। हमारे पूरे देश के लोगों के सामने लाना चाहिए उनको, वहां कहां गुजरात में रखा है। देखिए, लाला हरदयाल, सरदार पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये जिस भी देश में पैदा होते अपना नाम कमाते। ऐसे लोग विश्व विख्यात होते हैं। 30-35 साल की उम्र में इन्होंने LLB किया लंदन से। ही वॉज कॉल्ड टू द बार। रोमन लॉ में टॉप किया इंग्लैंड के अंदर। 3 साल का कोर्स 2 साल में किया। पढ़ाई में कोई कमजोरी नहीं थी। सवेरे उठ के 1 गिलास दूध पी के पैसे बचा के पैदल जाते थे। लंदन की सर्दी गर्मी में दोनों में अपनी क्लासेस पूरी करते थे और वापस आके सब कुछ छोड़ दिया जीतने के बाद, और सारा संघर्ष जीवन का लगा दिया भारत को आजाद करने में और पैरों पे खड़ा करने में। इनके जीवन से तो बहुत कुछ सीखा जा सकता है, और हमारे देश के बच्चों को आगे आने वाली जनरेशंस के लिए तो ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होना चाहिए सरदार पटेल के जीवन पढ़ना। श्री प्रेम प्रकाश कुछ पूछना चाहते थे, वो अभी हैं प्रोग्राम में या नहीं? जस्ट अ सेकंड सर। मोहनलाल जी,
सर नमस्कार. Namaskar. Excellent talk, sir. Excellent talk. My question is about Mahatma Gandhi. जब गांधी जी ने, देखिए, even earlier, he was always trying to dominate his own point of view. Correct. He didn't listen to Lala Lajpat Rai. No. He didn't back or support Bhagat Singh, not even issue an appeal for mercy so that he's not hanged. The British hanged him illegally, not on time, but before time. Similarly, in question of election of Prime Minister, Sardar Patel was elected. Congress party wanted him. Why did Gandhiji force Nehru on the nation? Have we ever thought of that? Was he in some way so impressed by this semi-British kind of family, which Motilal Nehru's family was? Was he suffering from some complex that he supported them all the time and excluded others who were not semi-British? What was it? अब देखिए, गांधी जी के जीवन में बहुत सारी अच्छी बातें हैं, मगर बहुत सारे रहस्य हैं और बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो बिल्कुल ही पसंद नहीं की जा सकती. उनकी जिंदगी से बहुत कुछ, जीवन से बहुत कुछ सीखा जा सकता है. तो जिस तरीके से उन्होंने भगत सिंह के वक्त किया, आप जैसे बता रहे थे, और एक बहुत ही खराब वाकया है जब उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को प्रेसिडेंट बनने के बावजूद इलेक्शन की नौबत लाए, और इलेक्शन के अंदर जब नेताजी जीत गए इलेक्शन, उनको रिजाइन करने के लिए मजबूर कर दिया. ये सब एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस और एक बिगर देन योरसेल्फ पर्सन की भूमिका नहीं है. ये तो एक बड़ी कॉम्प्लेक्स इंसान की थिंकिंग है, एक बड़े पॉलिटिकल माइंड की थिंकिंग है कि या तो मेरी बात मानो वरना मैं रिजाइन कर दूंगा, मैं अनशन पे चला जाऊंगा. तो ये जो तरीका होता है, ये आगे चल के परेशानी करता है. तो जब बात आई भारत को कौन लीड करेगा, तो कांग्रेस पार्टी में तो एक ही आदमी था, सरदार पटेल. नेहरू जी के पिताजी ने, मोतीलाल नेहरू जी ने भी गांधी जी से कहा था कि मेरा बेटा मैं त्याग रहा हूं पार्टी के लिए, इसको मैं अपनी वकालत नहीं दे रहा. तो उस बात की भी थोड़ी सी थिंकिंग थी. एक बात में नेहरू जी, दो बातों में नेहरू जी थोड़े से फर्क थे सरदार पटेल से. पहली बात थी कि पब्लिक पॉपुलैरिटी के अंदर अगर कॉन्टेस्ट किया जाता तो गांधी जी के बाद नेहरू जी ही आते थे. पूरे भारत की जनता नेहरू जी को पसंद करती थी. दूसरी बात, वो जवान थे और सरदार पटेल की उम्र ज्यादा हो गई थी. और एक तीसरा, एक और पहलू माना जाता है, वो कहते हैं कि उनका एक इंटरनेशनल फॉलोइंग भी थी, भारत के बाहर के लोग भी उनको पसंद करते थे. मगर प्रधानमंत्री बनने के लिए इन सब चीजों की जरूरत नहीं होती. प्रधानमंत्री बनने के लिए बहुत अलग किस्म का व्यक्ति चाहिए होता है, और वो व्यक्ति सरदार पटेल था. अब उस वक्त जो भी हालात थे, उस हालात के अंदर ये डिसीजन लिया गया. उस वक्त किसी ने ये नहीं सोचा था कि इसके बाद क्या होगा. और सरदार पटेल अगर पहले प्रधानमंत्री होते, इस बारे में हम बार बार बात कर रहे हैं, तो 1950 के बाद नेहरू जी बन जाते, वो दूसरे प्रधानमंत्री हो जाते. भारत की अर्थव्यवस्था टोटली डिफरेंट होती. जो हमने सोशलिस्ट इकोनॉमी का सहारा लिया, उसका हमने नुकसान देखा. सो part of the blame goes to Gandhiji because he forced his will on this nation. Not only here, in several other places. And it is not fair. I hope I've answered your question, Mr. Prem Prakash. आपने बिल्कुल ठीक कहा भुवनलाल जी. I have no difference of opinion with you on this.
मेरा प्रश्न सिर्फ ये था कि वाजी, क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत लोग हैं जो कि गोरे से बड़े और ये फैमिली तो बड़ी ब्रिटिश टाइप फैमिली थी। I don't think, Mr. Prem Prakash, the British element or being impressed by the white man was the main cause. It actually opened up Jawaharlal Nehru to appreciation from the West, but it wasn't the decision making. I don't personally think not the decision making. I agree with you, but then what was his faith in democracy? Nothing. Zero. You don't allow the party to elect. Same thing goes on in Congress today. Congress refuses to elect its own new leader. Zero. This is a flaw which we are dealing with even now. This is match fixing. Yes. बाकी बातें बाद में करेंगे. Thank you, Prem Prakash. Did you ever meet Sardar Patel? I had an occasion to go with somebody. I was a small young boy that time. Okay. 1949. This photograph you see of Sardar Patel everywhere on the bus, that photograph was taken by me as a young boy. Arey wow, what an honor. What an honor. I'm still shocked today that I did that photograph, and that photograph became the favorite of Sardar Patel. I've forgotten the name of somebody who took me along. My father sent me with him. And I was supposed to photograph him with Sardar Patel, which I did, and then I took a photograph of Sardar Patel. And that photograph is the one you see everywhere. For people who don't know, Mr. Prem Prakash is over 90 now, but he has been a veteran journalist. 90 next year. 90? Next year. 90 next year. Sorry, he will be 90 next year. And he has just written his autobiography, which is a great read. You must all read it because it gives the whole story of India. He has been a veteran journalist. His company, ANI, is one of the biggest companies, media companies in the country today. Thank you. Thank you. The book's name is, sir, Reporting India. Reporting India. That's the name of the book. Thank you. डॉक्टर साहब, गुजरात में रहते हुए भी सरदार के बारे में जितना हम नहीं जान पाए उतना आपने बता दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। कि नो डाउट इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो आज भारतीय मुल्की सेवा है, प्रशासकीय सेवा जी, वो वैसे तो सन 1864 से एज ए ICS इंग्लैंड गवर्नमेंट के रूल के उधर से ही थी, लेकिन बाद में सरदार वल्लभ भाई ने इनको कंटिन्यू रखा। ये मेरे ख्याल से थोड़ा एक आज के परिप्रेक्ष्य में उनको देखेंगे तो वो एक हर्डल रूप आज देश के सामने प्रूवन हो रहा है। क्यों मैं ये बोल रहा हूं, क्योंकि अमूमन आप देखेंगे कि भारत के साथ जो भी देश आगे पीछे आजाद हुए वो आज डेवलपमेंट में भारत से बहुत आगे निकल गए। तो मैं भुवनलाल जी को यही पूछूंगा कि आपको क्या फील हो रहा है कि ये हर्डल्स है जो ये डिसीजन था? देखिए, किसी एक व्यक्ति को या किसी एक संस्था को तो हम नहीं बोल सकते। जो देश आगे बढ़े हैं पूरी दुनिया में दूसरे विश्व युद्ध के बाद, उसमें 3-4 चीजें कॉमन है। एक है कि वहां के नागरिक ऑनेस्टी के साथ चलते हैं, ऑनेस्टी को रिवॉर्ड करते हैं, करप्शन को नहीं। दूसरा है वहां पर किसी भी ऐसे देश में देखिए जिसका बहुत ज्यादा विकसित हुए हैं, मेहनत से पीछे नहीं हटते, कड़ी मेहनत, कड़ा परिश्रम, हर इंसान देश का रहने वाला। तीसरी बात, अपने देश के लिए बहुत इज्जत, देशभक्त हैं वो लोग, उनके देश के खिलाफ आप कुछ नहीं बोल सकते। अब कर बोल के देखिए, आपको पता चलेगा। मैं देश के बाहर भी रहा हूं, मैंने देखा है अपनी आंखों से। तो इसलिए ये जब तक हमारे हर नागरिक के बीच में नहीं आएगा, हम अपने देश के लिए कोई काम गलत नहीं करें, देश की इज्जत करें,
और कड़ी मेहनत करें तो हम भी विकसित हो जाएंगे। वरना हम ढूंढते रहेंगे किसको कहें, किसने रोक दिया इस देश को आगे बढ़ने से। अरे हम लोग सब मिलके करेंगे तब ये देश आगे बढ़ेगा। और जो देश आगे बढ़े उस समय ये बातें हैं, इसमें इतना सोच विचार करने की बात नहीं है। हमें मालूम है कैसे लोग आगे बढ़े। आप सिंगापुर जाके देख सकते हैं और आप जाके जापान देख सकते हैं, जर्मनी देख सकते हैं। जी सर। सर समय की बाध्यता को देखते हुए हमको सेशन यहीं पे कंक्लूड करना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों के सवाल थे जो इस सेशन में अब हम आगे नहीं ले पाएंगे। मैं रघुहरी डालमिया जी से निवेदन करूंगा कि वो अपना अंतिम उद्बोधन दें और सेशन को कंक्लूड करें। जय हिंद दोस्तों। आज का सेशन आशा है आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। डॉक्टर भुवन लाल ने सरदार पटेल के बारे में एकदम एक कहानी के रूप से लेकर उनकी पूरी जीवनी सबके सामने रख दी। उन्होंने देश के लिए क्या किया, क्या समर्पण किया। आप लोग खुश होंगे कि मैं डॉक्टर भुवन लाल को दोबारा बुला रहा हूं 21 फरवरी रविवार शाम 4:30 बजे। इन्होंने हाँ भी कर दिया है मुझे। और इनकी ये पुस्तक है लाला हरदयाल जी के ऊपर। इन्होंने गदर पार्टी शुरू करी थी जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो ये लाला हरदयाल के ऊपर उस दिन हम लोगों के सामने सारा उनका जीवन पेश करेंगे कहानी के रूप में, एक छोटे रूप में। ये एक किताब संजय दीक्षित जी ने लिखी हुई है शायद, और उन्होंने पढ़ी हुई या नहीं पढ़ी हुई हो, ये जरूर पढ़िएगा। ये बहुत अच्छी किताब है भारत के इतिहास के बारे में, और आज तक का कश्मीर के बारे में भी इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से लिखा हुआ है। और बस ये बात मैं सबको बताना चाहता हूं कि हमारे देश के गौरव के लिए हमारा इतिहास जानना बहुत जरूरी है। और ये इतिहास अगर हम जान जाएंगे तो हमारे मन में हमारे देश के लिए एक गौरव उत्पन्न होगा। दोस्तों याद रखना, मेरा देश मेरी जिम्मेदारी। अगर हम अपने देश की तरफ जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे तो हम अपने देश की तरफ एक गलत काम करेंगे। याद रखिएगा, मेरा देश मेरी जिम्मेदारी। तो जय हिंद दोस्तों। अगली कड़ी वीर सावरकर के ऊपर होगी 7 फरवरी रविवार शाम 4:30 बजे। और श्री विवेक मिश्र जी, जिन्होंने सावरकर जी के ऊपर किताब भी लिखी है, वो सावरकर जी के ऊपर आपको अपना वक्तव्य प्रस्तुत करेंगे। याद रखिएगा, रविवार 7 फरवरी शाम 4:30 और उसके अगला 21 फरवरी रविवार शाम 4:30 डॉक्टर भुवन लाल के साथ फिर से लाला हरदयाल के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग सब हमारे साथ जुड़े। और मैं दोबारा डॉक्टर भुवन लाल को धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज उन्होंने हमारे साथ जुड़ के बहुत अच्छी सरदार पटेल के बारे में कहानी सुनाई। जय हिंद दोस्तों और धन्यवाद।